Good morning, all of you. Welcome to your SST class. And students, today I am covering the next topic of your chapter, the working of institution. In my previous videos, I already discussed with you that is importance of institution, parliament, and also the powers of prime minister as well as council of ministers. Now today I will discuss in my video about the powers of president as well as the powers of judiciary. But before going to the power of president and judiciary, one topic is left that is related to prime minister that we have to be covered. The topic is coalition government impose certain constraints on the power of the prime minister. बच्चे इन माई प्रीवियस वीडियो ये ऑलरेडी डिस्कस विद यू द पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जिसमें हमने पढ़ा कि वो हेड है डिपार्टमेंट का एज वेल एज पार्टी का और पूरे कंट्री का रियल हेड है, लिंक है बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द प्रेसिडेंट, उनके बीच एक कड़ी के रूप में काम करता है. ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नाउ आई एम डिस्कस विद यू कि प्राइम मिनिस्टर की पावर्स पर कोalition गवर्नमेंट कुछ रिस्ट्रिक्शंस डालती है, कुछ कंसंट्रेशन करती है. एग्जैक्टली कोalition गवर्नमेंट क्या होती है? इट इज़ अ गवर्नमेंट दैट इज़ फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ 2 or 3 parties. It means when a single party not get a majority into the Lok Sabha election, then 2 and 3 party, 2 or more parties come together, join hands and then form a government. That is called coalition government. हम उसे कोalition गवर्नमेंट कहते हैं. अब कोalition गवर्नमेंट का जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी पार्टी का हेड तो है ही है, बट वो उसके साथ साथ वो 4-5 जो भी पार्टीज कोलाइड हुई हैं उनको भी अपने साथ लेकर चलेगा. ठीक है, तो वहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं उसकी पावर्स पर. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कोalition गवर्नमेंट कैन नॉट टेक डिसीजन एज ही लाइक्स. वो वैसे डिसीजन नहीं ले सकता जैसे वो चाहता है. He has to accommodate different groups and functions in his party as well as among alliance partners. ठीक है, उसको सभी को साथ लेकर चलना है, अपनी पार्टी को भी और अलायंस पार्टीज को भी. ठीक है, he also has to heed to the views and positions of the coalition partners and other parties on whose supports the survival of governments depend. ठीक है, कि वो कोalition पार्टनर और अदर पार्टीज़ को साथ लेकर चल रहा है जिसका सपोर्ट उसने खुद सर्वाइवल ऑफ द गवर्नमेंट डिपेंड, जिस पर गवर्नमेंट का सर्वाइवल डिपेंड करता है. सो दीज आर सम रिस्ट्रिक्शंस दैट आर इम्पोज्ड ऑन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कोalition गवर्नमेंट. Now come on the next topic, that is president. First of all, we will discuss the election procedure of the President of India, in which we discuss that how the President of India elected. As we all know that the President of India is indirectly elected, it is not directly elected. ये directly elect नहीं होता, indirectly elected है. And now we will learn the procedure. The President of India not elected directly by the people. All the members of Parliament and members of legislative assemblies elect him. Member of Parliament and member of legislative assembly elect him. A candidate standing for the post of president has to get majority of votes to win the election. एक कैंडिडेट जो कि स्टैंड है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट गेट मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, उसे मेजॉरिटी ऑफ वोट्स लेनी पड़ रही है टू विन द इलेक्शन. एंड दिस इंश्योर दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी सीन टू रिप्रेजेंट द इंटायर नेशन. और ये उसे श्योर करना है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो पूरे भारत को श्योर कर रहा है, पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, तो इलेक्ट कैसे होता है? बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ओनली द इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विल पार्टिसिपेटेड. इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेटेड करते हैं, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो इस प्रोसीजर में पार्टिसिपेट नहीं करते. चलिए, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. एज वी ऑल नो दैट द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, ही इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट. वो नॉमिनल हेड है. रियल एग्जीक्यूटिव, रियल हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर. Why? Because he was elected, directly elected by the people, and directly is having the relation with the
विद द पीपल। इसमें क्या होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड है, इसलिए वो रियल हेड है, बट प्रेसिडेंट जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, इसलिए हम उसे नॉमिनल हेड कह देते हैं। और कुछ फंक्शंस हैं दैट शोज दैट प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ओनली। ओके, चलिए ना, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द फर्स्ट पावर इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट। वो क्या है? हेड ऑफ द स्टेट। ही एक्सरसाइज ओनली नॉमिनल पावर। ही इज लाइक द क्वीन ऑफ ब्रिटेन हुज फंक्शंस आर टू लार्ज एक्सटेंट सेरेमोनियल। वो नॉमिनल पावर्स हैं उसके पास, वो किसकी तरह है? क्वीन ऑफ ब्रिटेन की तरह है, जिसके फंक्शंस जो है वो एक लार्ज स्केल पर नाम मात्र हैं, सेरेमोनियल हैं। ठीक है, सेरेमोनियल मतलब सेलिब्रेट करने लायक फंक्शंस हैं, अदरवाइज रियल जो पावर्स हैं वो उसके हाथ में नहीं है। द प्रेसिडेंट सुपरवाइज द ओवरऑल फंक्शन ऑफ ऑल द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। वो सभी फंक्शंस को सभी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के फंक्शंस को सुपरवाइज करता है। ओवरऑल लुक आफ्टर करने का वर्क जो है वो प्रेसिडेंट का है। ऑल गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ आर ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। जितनी भी हमारी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी लॉज बनते हैं, जो भी बिल पास होता है, ऑल दैट ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के साइन उस पर ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो ऑल एक्टिविटीज ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। ऑल लॉज एंड मेजर पॉलिसी डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट आर इशूड इन हिज और हर नेम। जो भी लॉ बन रहे हैं, जो भी पॉलिसी डिसीजंस ले रहे हैं, दैट इज ऑल्सो ऑन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट। ऑल द मेजर अपॉइंटमेंट्स, येस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आवर प्रेसिडेंट हैव डन लॉट ऑफ मेजर अपॉइंटमेंट्स, बहुत सारी मेजर अपॉइंटमेंट्स कर रहा है, लाइक द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, इलेक्शन कमीशन, एम्बेसडर ऑफ द अदर कंट्रीज, एज वेल एज ही ऑल्सो अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। वो प्राइम मिनिस्टर भी अपॉइंट कर रहा है, किसको? द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द लोकसभा। ठीक है, तो ये सब पावर्स हैं किसकी? प्रेसिडेंट की। ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स इज डन बाय द प्रेसिडेंट ओनली। All the international treaties and agreements are made in the name of the president. The president is the supreme commander of defense forces of India. ठीक है, सो ऑल दीज आर द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। ये हमारे प्रेसिडेंट की पावर्स है कि वो मेजर अपॉइंटमेंट्स कर रहा है। ऑल द ट्रीटीज़ एंड पॉलिसीज एंड लॉज आर मेड ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। ही इज़ द नॉमिनल हेड ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट एंड ही इज़ ऑल्सो द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया। ओके, चलिए नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ अबाउट द लिमिटेशन ऑफ द पावर ऑफ प्रेसिडेंट। यहाँ से ये प्रूफ होता है कि प्रेसिडेंट एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव क्यों है। ठीक है, जो लिमिटेशन है पावर्स की वो प्रूव करती हैं कि वाई द प्रेसिडेंट इज़ द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। फर्स्ट लिमिटेशन इज द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड नॉट द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ही एक्सरसाइज ओनली नॉमिनल पावर्स दैट टू इन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वो नॉमिनल पावर्स हैं, वो किसकी एडवाइस पर डिपेंड कर रहा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसीडर इट्स एडवाइस, बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को प्रेसिडेंट कह सकता है कि अपनी एडवाइस को दोबारा से सोचो, देखो, बट अगर वो उसी एडवाइस को दोबारा से देते हैं तो प्रेसिडेंट बाउंड है टू बी एक्ट अकॉर्डिंग टू इट। उस एडवाइस के अकॉर्डिंग रिएक्शन करने के लिए प्रेसिडेंट बाउंड हो जाता है। तो यहाँ पर वो क्या प्रूव हो रहा है कि लास्ट पावर किसके हाथ में आ गई? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में आ गई ना, कि जो उन्होंने कहा वो प्रेसिडेंट को करना पड़ा। अ बिल पास बाय पार्लियामेंट बिकम अ लॉ ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट ऑफ गिवन असेंस्ड। एक बिल जो लॉ हमारी पार्लियामेंट पास कर रही है वो एक लॉ कब बनेगा? आफ्टर द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट। बट इसमें भी देखो कहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है कि प्रेसिडेंट वांट्स, अगर प्रेसिडेंट चाहता है तो वो लॉ को डिले कर सकता है, वो उसको दोबारा पार्लियामेंट में भेज सकता है दोबारा से रिकंसीडर करने के लिए, उसको दोबारा से लुक आफ्टर करने के लिए। बट अगर वो सेम पार्लियामेंट द्वारा दोबारा पास हो जाता है तो उसे साइन करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी प्रेसिडेंट की पावर्स लिमिटेड हो जाती हैं। ठीक है, वो डिले कर सकता है बट वो उसे रोक नहीं सकता। ठीक है, चलिए नाउ कम ऑन द नेक्स्ट।
The next topic is judiciary, and this is the last topic of the chapter. Judiciary is our courts. As you all know that in our country, the judiciary plays a very important role in maintaining the law and order within the country. All the courts at different levels in the country are collectively called judiciary. हमारे जितने भी कोर्ट्स हैं दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड जुडिशरी. एंड here I want to discuss with you the levels of the government also, of the judiciary also. Here we have 3 levels of the judiciary: the lower, high court and supreme court. Lower courts, high courts and supreme court, ये 3 major levels हैं. First we move to lower courts, then we can move to high court. After against the decision of the high court, we can move to supreme court. And we have an integrated judiciary. All the courts are depend on each other and all the courts are under the Supreme Court. Okay, तो हमारी एक independent integrated judiciary है. It is independent and powerful institution and is considered essential for democracies. Independent है, once appointed by the president, as we learn in the above video, in the above slides, that our president appoints the judges of the Supreme Court and High Court. But once appointed by the president, they are not under the government. एक बार अपॉइंट होने के बाद वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं आते हैं. देन दे आर फ्री टू टेक देयर ओन डिसीजंस. ठीक है, तो इंडिपेंडेंट है, पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, एंड दैट इज वेरी मच एसेंशियल फॉर द डेमोक्रेसी. द इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट फॉर द इंटायर नेशन, हाई कोर्ट इन द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड द कोर्ट्स एट लोकल लेवल. हमारी जुडिशरी में कौन कौन है? सुप्रीम कोर्ट है जो कि पूरे नेशन को लुक आफ्टर कर रहा है, हाई कोर्ट स्टेट्स को, और डिस्ट्रिक्ट और लोअर कोर्ट्स लोकल लेवल पर वर्क कर रहे हैं. Judiciary in India is also one of the most powerful in the world. Okay, now come on the next powers of judiciary. अब judiciary के हाथ में कौन कौन सी powers हैं? As I told you that it is integrated and independent judiciary. Our Supreme Court control the judicial administration in the country. सबसे पहले हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो किस टाइप के केसेस को सॉर्ट आउट करती है? वो डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करती है, चाहे वो सिटीजन्स के बीच में है, सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में है, 2 या 2 से अधिक स्टेट्स के बीच में है, या गवर्नमेंट और यूनियन और स्टेट लेवल के बीच में है. तो सुप्रीम कोर्ट सेटल द डिस्प्यूट्स बिटवीन दीज टाइप ऑफ पीपल्स. नेक्स्ट, फ्री फ्रॉम लेजिस्लेचर और जुडिशरी. जजेस डू नॉट एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. जजेस गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं, दे आर अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पार्टी इन द, और ना ही विशेस ऑफ द पार्टी के अकॉर्डिंग, नहीं, दे आर ऑन देयर ओन लेवल, वो अपने अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं, दे आर नॉट अंडर एनी थिंग. दैट्स वाई ऑल द मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैव कोर्ट that are independent of the legislature and executives. Interpret the constitution of the country. Yes, it is the very important power of the Supreme Court. Both Supreme Court and High Court have the power to interpret the constitution of the country. What do you mean by this? It means if anybody want to know the meaning of the constitution or any laws or any provision that is in our constitution, अगर हम उसको इंटरप्रेट करना चाहते हैं तो उसकी पावर किसके पास है? वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है. सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही उसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, नॉट एनी अदर पर्सन. ठीक है, नेक्स्ट पावर इज अबाउट द जुडिशियल रिव्यू. They can declare invalid any law of legislature or the action of the executive, whether at the union level or at the state level. बड़ी इंपॉर्टेंट पावर है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कोई भी कानून जो कि हमारी लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया गया है, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा पास किया गया है या फिर वो हमारी लोकसभा या राज्यसभा द्वारा यूनियन लेवल पर पास किया गया है, इफ़ दैट लॉ इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर वो लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के अकॉर्डिंग उसके अगेंस्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट उस लॉ को इनवैलिड घोषित कर सकता है, उसे इम्प्लीमेंट होने से रोक सकता है.
दस दे कैन डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल, और इन दिस वे वो इंटरप्रेट करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। दस इट इज चैलेंज बिफोर देम, इट इज अ चैलेंज, determine the constitutional validity of any legislature or action of the executive in the country when it is challenged before them. This is known as judicial review. ये judicial review कहलाता है कि वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का पैरा, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात को लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के द्वारा चाहे पेश की गई है, वो उसको पूरी तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं अगर वो उनके द्वारा उनके सामने लाया जाए, उसको इंटरप्रेट करने के लिए कहा जाए। इफ़ द कोर्ट फाइंड दैट ए लॉ और एन ऑर्डर इज एग्जीक्यूटिव डिसओबे, और कोर्ट को अगर ये लग रहा है कि जो भी लॉ बनाया गया वो डिसओबे है प्रोविज़न ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो उसे नल और वॉइड कर सकता है, उसको बंद कर सकता है, उसको इनवैलिड घोषित कर सकता है। Okay, so this is the powers of judicial review. Now come on the fifth power, that is the guardian of fundamental rights. Yes, it is also very important power. Students, as you all know that if at any stage our fundamental rights are taken away from us, हमसे अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स छीने जाते हैं किसी भी लेवल पर, किसी भी प्लेस पर, किसी भी रूप में, देन वी कैन डायरेक्टली मूव टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। हम डायरेक्टली सुप्रीम और हाई कोर्ट में लाई जा सकते हैं। हम अपने ऑर्डिनरी किसी भी लड़ाई झगड़े के लिए, अपने ऑर्डिनरी किसी भी केस के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई नहीं कर सकते। फर्स्ट वी मूव टू लोअर कोर्ट्स इफ़ the decision, if we are not agree with the decisions of lower court, then we can move to high court and after that we can move to supreme court. वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है हमें। बट अगर कहीं पर भी हमें ये फील हो रहा है कि हमसे हमारे फंडामेंटल राइट लिए जा रहे हैं, तो हम उसी समय डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से, ठीक है। तो इस तरह से वो गार्डियन है हमारे फंडामेंटल राइट्स का। Public interest litigations, yes of course. Public interest, that if any law is against the public के को कहीं लग रहा है कि कोई भी अगर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को भी हर्ट किया गया और दैट इज़ सोशल मैटर, वो सोशल मैटर है, तो कोई भी पर्सन जाकर उसके अगेंस्ट अपनी केस जो है वो दायर कर सकता है। दैट इज़ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। अगर पब्लिक का इंटरेस्ट हर्ट हो रहा है किसी भी एक्शन से गवर्नमेंट के, तो हम डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं इन द कोर्ट्स। नेक्स्ट इज प्रिवेंट द मिस यूज ऑफ गवर्नमेंट पावर। येस, सुप्रीम कोर्ट हैव अ आई ऑन द गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव्स ऑल्सो। They check the malpractices on the part of public official. That's why judiciary enjoy a high level of confidence among the people. So all these are the powers of what? The powers of judiciary. Now come on the last power of our Supreme Court or High Court, appointment and removal of judges. यहाँ पर हम ये लर्न कर रहे हैं कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं, वो उनको अपॉइंट करना, उनको रिमूव करना, इट्स ऑल्सो विद अ प्रोसेस, एक प्रोसेस के साथ होता है। हम बिना किसी स्ट्रॉन्ग रीज़न के अपने सुप्रीम या हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव नहीं कर सकते। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड कंसल्टेंट विद द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है किसकी एडवाइस से? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और प्राइम मिनिस्टर की उनकी एडवाइस से। सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज यूजली अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस। वंस अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू रिमूव हिम और हर फ्रॉम दैट पोजिशन। दैट इज रिमूव्ड बाय द इम्पीचमेंट एक्शन ओनली। इम्पीचमेंट एक लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें 2/3 members of the 2 houses of parliament will be participated. It has never happened in the history of Indian democracy, और आज तक इंडिया की हिस्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। So this all is about your
Supreme Court or High Court or weekend about your judiciary. With this topic our chapter is over. Okay, goodbye. Thank you.